ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करूंगा युवा की, जेन जी की। आजकल ये शब्द बहुत चर्चाओं में है, लेकिन ये तो जेन जी की बात हुई। दरअसल युवा के नाम पर बहुत सालों से हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, कि भाई 65% आबादी 35 साल से कम की है। जेन जी तो मोटा मोटा 15 से 30 साल के बीच, 28-29 साल के बीच वाली युवा पीढ़ी है, लेकिन 65% 35 साल से नीचे की है। और यही युवा शक्ति देश को विश्व गुरु बनाएगी। पर यह डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि ताकत कहीं डेमोग्राफिक लायबिलिटी में तो तब्दील नहीं होती जा रही है, क्योंकि युवा सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, परेशान घूम रहा है, हलकान है, नौकरी की दरकार है, महंगाई की मार है। तो ऐसे में अब जो ये जेन जी पर आर पार है, दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि किसकी बनेगी सरकार, और ये क्या युवा तय करेगा। और युवा मुखर है, सड़क पर उतरने से चूकता नहीं है, उत्तेजित भी हो जाता है। और इस युवा शक्ति का एक नजारा हमें कुछ दिनों पहले नेपाल में देखने को मिला, जहां जेन जी ने ना सिर्फ सड़क पर विरोध किया, सरकार की अय्याशियों से, उनके आलीशान बंगलों, उनकी महंगी कारों से आजिज आकर और सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। सोशल मीडिया के सबसे बड़े कंज्यूमर, सबसे बड़े उसके इस्तेमाल करने वाला वो युवा ही होता है। तो सड़कों पर आग लग गई, राष्ट्रपति भवन फूंक दिया, संसद फूंक दी, सर्वोच्च न्यायालय फूंक दी, तख्ता पलट हो गया। और यह नजारा हम इससे पहले बांग्लादेश में देख चुके थे, इंडोनेशिया में देख चुके थे, श्रीलंका में देख चुके थे। तो सवाल यह भी उठने लगा कि युवा जब नाराज हो जाता है, सड़कों पर उतर जाता है, तो सरकार बदलनी पड़ जाती है क्या? और ये हालात क्या भारत में भी लागू होते हैं? हम कतई, मैं इशारा भी नहीं कर रहा हूं, हम ना तो नेपाल है, ना बांग्लादेश है, ना श्रीलंका, पर युवाओं की समस्याएं तो हैं, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा लोकतांत्रिक ढांचा कहीं मजबूत है नेपाल के मुकाबले, पर अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। जेन जी को लेकर राहुल गांधी ने राग अलापा कल, हुंकार भरी कि संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। कौन? जेन जी। और सत्ता पक्ष कह रहा है अरे ये तो किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। युवाओं को यह हताशा, निराशा का नतीजा है। पर एक विमर्श शुरू हो गया है क्या? और खास बिहार में, बिहार इसका टेस्ट केस हो सकता है क्या? वो इसलिए मैं 2-3 दफा आपको बता चुका हूं, बिहार देश का सबसे युवा राज्य है। औसत उम्र 22 साल है, 58% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। तो ये टेस्ट केस है क्या? इसीलिए युवाओं को लुभाने, रिझाने के लिए कल मैंने आपको बताया था 1000 रुपए दिए जा रहे हैं बेरोजगार युवा को। पर लड़ाई युवाओं पर आ गई है क्या? इस पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं जेन जी की। भारत के राष्ट्रकवि कहा जाता है उन्हें, रामधारी सिंह दिनकर। उनकी मशहूर लाइनें हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज ये कुछ बदल गया है क्या? जिस तरह का विमर्श शुरू हुआ है कि सिंहासन खाली करो, जेन जी आती है। जेन जी यानी कि जो बच्चे 1997 से लेकर 2012 के बीच पैदा हुए, मैं एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं, पर मोटा मोटा आप मान लीजिए जो 15 साल से 28-29 साल के हमारे युवा हैं,
और उसमें ये विमर्श तो राजनीतिक विमर्श है, तो 15 साल को भी हटा दीजिए, 18 साल से 29 साल के जो युवा हैं उन पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? यकायक कल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, जय हिंद। यानी कि सड़क पर उतरने का एक आह्वान भी करते दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी कि भाई नौबत ये आ गई है, संविधान को बचाना होगा, लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी और आप करेंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब इस पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। आपको क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। रविशंकर प्रसाद क्या कहते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कि हम राहुल गांधी की राजनीतिक पिटाई करेंगे, राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। अब अगर युवाओं से अपील की जा रही है तो उसे भड़काना भी कहा जा रहा है। तो 2011, 12, 13 के बीच में जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो पूरी एक मुहिम चली थी, एक आंदोलन था जिसमें आरएसएस पूरे तरीके से शरीक था। भारत माता की जो तस्वीरें आरएसएस के दफ्तर में होती हैं उसी को प्रतीक बनाया गया था। 2G, 3G, 4G, 5G जैसे घोटालों का लगातार हम मीडिया वाले जिक्र करते थे, पर्दाफाश करते थे। लोगों में एक नाराजगी थी, एक गुस्सा था। मनमोहन सिंह, सिंह इज किंग से मनमोहन सिंह हो गए थे। यह सब कुछ सड़क पर हुआ। अब विपक्ष ये करने लगे। तब बीजेपी विपक्ष में थी तो सब सही था। आज विपक्ष करने लगे तो इसे उकसाना और भड़काना कहा जाता है। अब यहां पर दर्शकों सवाल यह हो जाता है कि सत्ता दरअसल निरंकुश हो गई है क्या? सुनवाई नहीं है क्या? या यह हताशा और निराशा है? राहुल गांधी की हार पर हार, हार पर हार, हार पर हार, सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं? सांसद हैं। राहुल गांधी देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन जेन जी का प्रोडक्ट था। जेन जी कह रहा है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। परिवारवादी कौन है ये हम सब जानते हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। वो कहते हैं अहंकार, अत्याचार, अन्याय सदैव जेन जी से डरता है। कंस अपने समय के जेनजी यानी कि एक बालक से डरा था। हिरण्यकश्यप अपने समय के जेनजी यानी कि प्रहलाद से डरा था। बीजेपी यूं ही नहीं डरी है जेनजी से, उसे अपना भयावह चेहरा दिखने लगा है। उधर देवेंद्र फडणवीस क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल हैं, उन्हें संविधान में विश्वास नहीं, ना वो जेनजी को जानते हैं ना देश को। ये वोट चोरी का मामला नहीं, राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है। और सुब्रत पाठक सांसद रह चुके हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं अगर यहां कोई निकलेगा देशद्रोही निकलेंगे, अगर देशद्रोही निकलेंगे तो राष्ट्रवादी दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। नेपाल जैसी क्रांति आई तो राहुल गांधी अखिलेश यादव के घर जलेंगे। तो ये उकसा कौन रहा है? फिर तो दोनों तरफ से उकसाने का काम हो रहा है क्या? पर इसे उकसाना कहना भी सही है क्या? मीडिया में बड़ी आसानी से जो शब्द सत्ता पक्ष इस्तेमाल करता है वही शब्द इस्तेमाल होने लगते हैं कि उकसाया जा रहा है। तो संपूर्ण क्रांति जो हुई थी, जो गुजरात में एक हॉस्टल में मेस बिल को लेकर शुरू हुई और बाद में जेपी आंदोलन में तब्दील हो गई, तो लोगों को उकसाया जा रहा था क्या? यही तो इंदिरा गांधी ने कहा था, इमरजेंसी लगा दी थी, सबको जेल में डाल दिया था कि लोगों को उकसाया जा रहा है। या दरअसल अगर देश में समस्याएं हैं और युवा उनमें बढ़ चढ़कर अग्रणी भूमिका निभाता है, उनके खिलाफ बोलने में, आवाज बुलंद करने में, तो उसे रोका जा रहा है क्या? इसमें चुनावी गणित, नफा और नुकसान आका जा रहा है क्या? इसकी वजह क्या है? अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको कुछ आंकड़े बता दूं।
देश में बेरोजगारी की दर 15 से 29 साल के जो युवा हैं वो 16% है, 16%। नेपाल में ये लगभग 21%, बांग्लादेश में 11.5%। यहां पर पहले से ही युवा सड़कों पर उतर चुके हैं और सत्ता बदल दी, तख्ता पलट कर दिया। श्रीलंका 22.3%, इंडोनेशिया 13.1%, केन्या 11.9%, फ्रांस 16.6%। फ्रांस में आजकल वहां बवाल कटा हुआ है, लोग सड़कों पर उतर आए, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग सड़कों पर उतर गए। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि आज की तारीख में पिछले 12 महीनों में 71 देशों में बड़े प्रदर्शन हुए हैं, विरोध प्रदर्शन सरकारों के खिलाफ, और 30 उसमें अभी भी जारी हैं। 30 देशों में अभी भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। और उसमें सबसे बड़ा एक कांस्टेंट मुद्दा जो दिखाई देता है, एक बात जहां सब जगह लागू होती है, वो है बेरोजगारी। युवाओं को एक अदद नौकरी चाहिए। और दूसरा मसला है आर्थिक असमानता, कि सत्ता में बैठे लोग, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, सत्ता में बैठे लोग वो राजाओं जैसी जिंदगी जी रहे हैं और आम जनता तक सुविधाएं और सहूलियत नहीं दी जा रही हैं। अब भारत का एक उदाहरण ले लीजिए, आर्थिक असमानता का। अब मैं भारत की बात कर रहा हूं। भारत में जो कुल संपत्ति है देश की, 65% उसका हिस्सा 10% लोगों के पास है, टॉप 10 जो हैं। और इन टॉप 10 में भी टॉप 1 के पास 40% है। देश की 60% संपत्ति तो 10% लोगों के पास है, और उस 60 में से भी 40%, 1% लोगों के पास है। जो 40% मिडिल क्लास वाले, मेरे जैसे लोग, टैक्स भरने वाले लोग, हमारे हिस्से आती है 28.6% संपत्ति देश की। और जो निचली 50% आबादी है, देश के असल नागरिक, उनके पल्ले हाथ आती है 6.4% देश की संपत्ति। तो असल कहानी यहां आकर अटक जाती है क्या? यह आर्थिक असमानता। अब बिहार में आप 1,000 रुपए 20 से 25 साल के बीच के बेरोजगारों को देने की घोषणा कल कर दी, या आजीविका दीदी के नाम पर 10,000 रुपए दे देंगे। पर रोज जो डंडे खाने पड़ते हैं युवाओं को, छात्रों को, एक अदद नौकरी के लिए। संविदा कर्मी अगर राजस्व विभाग के 7,480 ऐसे ही निकाल दिए जाते हैं बिना उन्हें नियमित किए। इम्तिहान देने के लिए साल में आप 2 लाख रुपए खर्च करते हैं, गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी करता है, उसके मां बाप अपनी जमीन बेचने को तैयार हैं कि कुछ बन जाएगा बच्चा, हमारा भाग्य भी सुधर जाएगा, भविष्य संवर जाएगा। वहां पर्चे लीक हो जाते हैं। कोई भर्ती 2014 में होनी थी, आज तक पूरी नहीं हो पाई। कोई भर्ती हो गई 2021 में, वो अवैध करार हो गई। एएसआई के इम्तिहान का यही हाल हुआ अभी राजस्थान में, वो सबको हटा दिया गया। और ऐसे वक्त पर आधों की इम्तिहान देने की उम्र ही निकल गई, तो सारी उम्र घूमते रहो बिना किसी नौकरी के। और इसमें दरअसल कहानी क्या आ जाती है? बिहार में 58% 25 साल से कम उम्र के, उसमें 18 साल से कम उम्र वाले भी हैं। वो आंकड़ा दरअसल 23% के करीब आ जाता है। 18 साल की उम्र से लेकर 29 साल की उम्र। और यही ओपिनियन मेकर्स अब बन रहे हैं क्या? और ये सिर्फ बिहार तक महदूद नहीं है। अब युवा क्या अपनी ताकत, सरकार बनाने की अपनी ताकत का भी खुलकर इजहार कहीं कर ना ले, इसी पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, तारिक अनवर ने क्या जवाब दिया, पहले उस पर एक नजर। हम राहुल गांधी को पॉलिटिकली उनकी पिटाई करेंगे, समझे आप? बाकी देश की जनता को आजादी पूरी है। ये जो
कर रहे हैं, हेडलाइन में झूठ बोलना, बेबुनियाद बोलना, ये बहुत शर्मनाक है। आज जो हालत है भारत की, वो सबके लिए चिंताजनक है। आज तो देश को तोड़ने की साजिश चल रही है, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, और उसको संरक्षण है सरकार का। वैसे बीजेपी की तरफ से आज ताल ये भी ठोकी गई कि भाई जेनजी का पहला मुकाबले का नतीजा तो आ गया और मुंह की खानी पड़ी है कांग्रेस वालों को, राहुल गांधी को, क्योंकि आज डूसू, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव का नतीजा आ गया और 4 में से 3 पदों पर जीत एबीवीपी यानी कि जो छात्र विंग है बीजेपी का, उसने जीत दर्ज की। जो प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, वो एबीवीपी का, उपाध्यक्ष एनएसयूआई का, सचिव और सह सचिव जॉइंट सेक्रेटरी ये भी एबीवीपी के। ऐसे में आज का सीधा सवाल, सिंहासन खाली करो, जेनजी आती है और युवा पर आर पार, सियासी नैया पार किसकी लगेगी? चर्चा में मेरे साथ माधव आनंद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरएलपी के और बिहार में चुनावी ताल भी ठोकेंगे और खुद युवा हैं। आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रियंका भारती राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी की। मनोज काका राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आदेश रावल कंसल्टिंग एडिटर हैं पॉलिटिक्स के। युवा हैं, तजर्बा अच्छा खासा हो गया है और अपने आप को आज भी युवा मानते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं दिबांग, वो अभी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, स्टूडियो में शरीक होने वाले हैं। और प्रोफेसर सौरभ मालवीय बीजेपी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सौरभ मालवीय, अगर देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, तो इसमें राजनीतिक पिटाई की धमकी और युवा घर जला देंगे, फूंक देंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव का, यहां तक नौबत कैसे आ गई? संदीप जी, भारत का युवा भारत का गौरव है। भारत का युवा नए भारत को गढ़ने बनाने वाला युवा है। भारत के युवा पर गर्व है, नाज है और देश को नई दिशा की तरफ ले जाने का काम करता है। तो भारत का युवा प्रश्न कर रहा है कि भारत की लोकतंत्र के प्रहरी राजनीति में काम करने वाली कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भारत का कोई युवा क्यों नहीं होता, क्यों परिवार का सदस्य होता? भारत का युवा प्रश्न कर रहा है कि सपा का अध्यक्ष मनोज काका क्यों नहीं होते? भारत का युवा प्रश्न कर रहा है कि केवल लालू जी के परिवार का ही उनके पार्टी का अध्यक्ष होगा। भारत का युवा बार बार चिल्ला रहा है, चीख रहा है और आवाज बुलंद कर रहा है कि इस राजनीतिक परिवारों को राजनीति से जरा बाहर करो। जनता चिल्लाती है, जनता कहती है, युवा कहता है सिंहासन खाली करो, परिवार को, लोकतंत्र को तुम जागीर बनाए हो, देश को जागीर बनाए हो। प्रोफेसर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, युवा चिल्ला रहा है। उसके जब डंडे मारे जाते हैं, जब उसके पिछवाड़े पर उसकी टांगे तोड़ दी जाती हैं, जब उस पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, उस पर पानी की बौछार की जाती है, जब वो एक अदद नौकरी मांग रहा होता है, जब उसकी नौकरी छीन ली जाती है, संविदा कर्मी के नाम पे नियमित कर देंगे, नियमित नहीं करते, तब भी तो चिल्ला रहा है वो युवा। वो चीख सुनाई नहीं देती क्या? बिल्कुल संदीप जी, भारत के युवा के लिए हमारी सरकारें, भारत की सरकारें, राज्यों की सरकारें संवेदनशील है, उनके लिए काम कर रही है, उनके विकास के सारे सपनों को साकार करने का पूरा प्रयास कर रही है। आप भी इस बात को जानते हैं और समझते हैं संदीप जी कि सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत पूरे तरह से शक्ति लगाने के बाद भी कितनी सरकारी नौकरियां दी जा सकती हैं? जो आप वादे कर रहे थे, 11 साल पहले एक वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे,
तो 22 करोड़ मैं उसी पर आ रोजगार रहा हो जाने चाहिए, तो वो मैं जुमला था। उसी पर आ रहा हूं, उसी पर। मतलब मुंगेरी लाल की हसीन सपने दिखा दो युवा को। हाँ संदीप जी, बिल्कुल ठीक बात है संदीप जी। संदीप जी जरा सा बोलिए ना। आज भारत विश्व के अर्थ शक्ति में कितना बड़ा ताकतवर होकर उभर रहा है। बहुत ताकतवर हो गया, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2047 के तरफ विकसित भारत दिख रहा है। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय कितनी है भारत की? 140 करोड़ लोगों का देश है। चलिए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो हो गया। एक मिनट, अब सुनिए ना प्लीज। मैं अपने भी शब्द नहीं, ये वो शब्द हैं जो मुरली मनोहर जोशी ने सरसंघ चालक मोहन भागवत के सामने बोले थे कि 10% आबादी 65% देश की संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठी हुई है। युवा को कुछ मिल ही नहीं रहा, उसके हाथ में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान थमा दिया। अब संदीप जी जरा सा, आपकी बात पूरी हो गई? नहीं, बोलिए प्लीज। संदीप जी, जिस बिहार पर केंद्रित ये बात हो रही है, उस बिहार को जरा देखिए। नहीं, आप बिहार पर आ गए। मैं बिहार पर आया ही नहीं अभी। ना, पूरे देश पर रहते हैं आप। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कह रहे थे, एक बात बतानी भूल गया। प्रति व्यक्ति आय में हम 142वें नंबर पर हैं। वही ठीक है संदीप जी, आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं फिर अपनी बात शुरू करूं, या तो बीच में और भी काउंटर आप 2-3 कर लीजिए इकट्ठे। संदीप जी, इस बात को आप भी समझते हैं कि लंबे समय भारत की आज़ादी के बाद से लगभग 60 वर्षों तक जिस तरह की चीज़ें भारत के सामने जो चित्र आया, उस भारत को निकाल कर आज विश्व मंच पर खड़ा करने का काम किस तेज गति से हो रहा है, हम सब जानते हैं, देश और दुनिया देख रही है। ये युवा आज उसी बिहार को सड़क पर पिछले कार्यकाल से नहीं, युवा के साथ है, युवा के लिए हो रहा है सब। आज पूरा भारत, पूरी विकसित समाज पूरी तरह से सबके हाथ में रोजगार, सबके हाथ, सबका विकास, सबका साथ, सबकी संकल्पनाओं के, सबके सपनों को साकार करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और उस लोकतंत्र पर ये ऐसे ही खामखा, मैं वही दोबारा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, युवा फिर क्यों निकले हुए हैं सड़क पर? और आप कह रहे हैं नहीं, अराजकता फैला रहे हैं। विजय सिन्हा कह रहे हैं राहुल गांधी अराजकता का प्रतीक है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं इनके घर जला दिए जाएंगे, राहुल गांधी और अखिलेश के। अरे भाई, आप जब निकल रहे थे सड़कों पर 2011, 12, 13 में, तब आप क्या कर रहे थे? तब आप नहीं उकसा रहे थे लोगों को। संदीप जी, एक मिनट थोड़ा सा पूरी मेरे वाक्य को पूरा हो जाने दीजिएगा। भारत का युवा सड़कों पर 2014 में आया नरेंद्र मोदी के साथ। भारत का युवा सड़कों पर 2019 में आया नरेंद्र मोदी के साथ। भारत का युवा 2024 में आया, इस देश में इस भरोसा किया, नेतृत्व पर भरोसा किया और उसे विकसित भारत चाहिए, और विकसित भारत के लिए अपने रोजगार के साथ अपने सपनों को साकार करने की उम्मीद देखता है नरेंद्र मोदी के साथ। तो भारत का युवा कहां आया? भारत का युवा 3 बार प्रचंड बहुमत से केंद्र में मोदी सरकार को चुना। इसलिए भारत के साथ युवा भारतीय सरकार के साथ हैं और लोकतंत्र को खोखला करने के लिए, संविधान पर सवाल खड़ा करने युवाओं का आह्वान करना अराजकता फैलाना हो जाता है, राजनीतिक पिटाई की जाएगी। तो जेपी आंदोलन में युवा जो जयप्रकाश नारायण के पीछे चला था, वो भी अराजकता थी। संदीप जी, पॉलिटिकल टर्म्स होते ही है राजनीतिक पिटाई, उसमें क्या बुरा है भाई? इसमें क्या बुराई है? क्योंकि वो भी पीछे चले थे और 56 साल जेपी आंदोलन में, जेपी के पीछे चले थे। सरकार को गिराने की बात थी। जयप्रकाश नारायण ने तो पुलिस और आर्मी से भी कह दिया था कि सरकार के खिलाफ बागी हो जाओ। तब अराजकता नहीं दिख रही थी आपको। देखिए, जो आप कहे वही सही। संदीप जी, हाँ, एक नहीं, समुद्र में तूफानों से जो टकराए उसे चट्टान कहते, और चट्टानों से जो टकराए उसे नौजवान कहते। तो नौजवानों को कोई आह्वान करे तो वो अराजक हो गया, आप करे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक सेकंड, यहां पर दिबांग क्योंकि नहीं, एक सेकंड प्रोफेसर साहब रुकिए, पूरा वक्त दूंगा आपको, क्योंकि 75 का वो आंदोलन की स्मृति होगी। मैं गलत कह रहा हूं कि जेपी ने तो यहां तक कहा था पुलिस से भी और सेना से भी कि सरकार के खिलाफ आप बगावत कर दीजिए। इसी को आधार बनाकर इमरजेंसी लगाई गई थी। तो अराजकता फैला रहे थे क्या जेपी? क्योंकि अब अराजकता का आरोप राहुल गांधी पर वो लगा रहे हैं जो जेपी के साथ खड़े थे उस आंदोलन में।
बिल्कुल, क्योंकि ये समझ में आ गया है नेपाल के बाद कि भाई युवाओं में बड़ी शक्ति है और युवाओं की शक्ति जो है पॉलिटिकली इस्तेमाल की जा सकती है, और इसमें सभी लोग कह रहे हैं संदीप, ऐसा नहीं है। आप देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एक पूर्व सांसद अर्जुन सिंह, उन्होंने कहा कि युवाओं को सड़क पर उतरना चाहिए। उन्होंने पूरा उनका जो भाषण अगर ये सुन ले बीजेपी वाले तो वो शायद उनको पार्टी से बाहर करते हैं। जिस तरह की बात उन्होंने कही युवाओं के लिए, किस तरह से बंगाल में उनको सामने आना पड़ेगा, तो ये समझ में आ गया है। और आप जो बात बता रहे थे कि बेरोजगारी है, असमानता है, इसके साथ साथ भ्रष्टाचार बहुत ज़रूरी है। भ्रष्टाचार ज़रूरी है। अब इसमें एक समस्या है भारत के साथ, जो ये लोग इस तरह के सपना देख रहे हैं, उसमें ये कि जो नेपाल में हुआ, जो यहाँ नहीं हुआ, कि किसी तरीके से आप युवाओं को अपनी बात कहने का मौका दें। एक प्रेशर कुकर आपने देखा है, हाँ। उसमें सीटी होती है, वाल्व ऊपर हटता है, गैस निकलती है, वो चलता रहता है, ऐसे ही खाना बनता रहता है। छटपटाहट यही है कि दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष विपक्ष में, हाँ, वो कि ये युवा जाएगा किस तरफ, वो फटता नहीं है। हाँ। क्योंकि उसमें गैस निकलने की संभावना रहती है। अगर आप सोशल मीडिया बंद कर देते हैं तो वो संभावना आपने नेपाल में जब खत्म की तो भ्रष्टाचार, असमानता, बेरोजगारी जोड़ते हुए युवा वहाँ पर आता है। भारत में अब इन लोग जानबूझ के कर रहे हैं या इनको समझ नहीं है, जो भी है, पर ये ज़रूर है कि वो दिखाई देता है। इसमें एक तरफ आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारा जो ज़्यादातर प्रेस है वो एक तरीके से उससे युवा खिन्न है, उससे विमुख हो रहा है। नहीं, अब मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया कहने लगे हैं और यूट्यूब को, और वहां पर हम मेन स्ट्रीम के पत्रकार उन्हें यूट्यूबर्स कहते रहे, पर लोग उनकी बात पर भी आजकल भरोसा करने लगे हैं। ये एक विमर्श शुरू हो गया है। अगर आप जमीन पर उतरे, सड़क पर जाएं, गांव में जाएं, तो हैरानी होगी आपको ये देखकर कि कितने लोग यूट्यूबर्स को देखते हैं। और यूट्यूबर्स, मैं दरअसल मैं यहाँ पर बिल्कुल बिना लाग लपेट एक बात कहना चाहूंगा, वहां भी बहुत बेहतरीन पत्रकार काम कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम में भी काम कर रहे हैं। ये मेन स्ट्रीम वाले जो यूट्यूबर्स कह के लानत मलानत करने की कोशिश करते हैं, मैं इसे कतई जायज नहीं मानता। पर संदीप, आप, मुझे थोड़ी हैरानी है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि इसके अलावा उनके पास चारा क्या है? जब आप पत्रकारिता नहीं कर सक रहे हैं, आप जान रहे हैं अपने पत्रकारिता कर रहे हैं ना, मेन स्ट्रीम में नहीं कर रहे, वो भी पत्रकारिता है। नहीं, मैं मेन स्ट्रीम वालों की बात कर रहा हूं। हाँ। अपने दिल में तो सभी जानते हैं कि हम पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। मैंने कहा कि हम लोग सिर्फ हेडलाइन मैनेजर्स हैं, अगर ये लोग समझ रहे हैं। हाँ। किसी को पत्रकारिता देखते हैं तो कहीं ना कहीं रात को तो अकेले जब सोने जाते होंगे उन्हें कुछ मलाल तो होता होगा संदीप, ऐसा नहीं है? हर किसी को मलाल होता है कि अरे काश मैं ये कर पाता। उस फ्रस्ट्रेशन में आप इस तरह की भाषा बोलते हैं जो आप बोल रहे हैं। ये साफ है, लोगों में अगर आप जाइए, बात कीजिए, यूट्यूबर्स को देखिए, तो उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। छटपटाहट भी है और युवाओं को, और इसमें युवा बड़ी संख्या में वो देखते हैं। हाँ। क्योंकि युवा के पास वो समय नहीं है कि टेलीविजन के सामने आकर बैठे। जब हम लोग, तो वो दौर के पत्रकार हैं जिन्होंने टेलीविजन को बढ़ते हुए देखा, जब ये कहा जाता था कि हम लोग ताज़ा खबरें दिखाते हैं, दिन की खबर आप शाम को देख लीजिए, अगले दिन का अखबार का इंतजार मत कीजिए, हम ये कहते थे। अब क्या है, युवा पल पल की खबर देखता है अपने छोटे से मोबाइल फोन। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया था और इतनी बड़ी वहां पर क्रांति आ गई नेपाल में। लेकिन एक सेकंड, अभी मैं पॉलिटिकल सवाल पर ही रहता हूं। आलोक शर्मा, इतनी छटपटाहट क्यों है? ये उकसा क्यों रहे हो भाई? युवा को जो करना होगा कर लेगा। युवा बहुत समझदार है, आपसे मुझसे भी ज्यादा समझदार है, मैं ये मानने को तैयार हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि किसी को भी उकसाने का काम कहीं पर कोई प्रश्न उठता ही नहीं। जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो देश के सामने है। और युवा भी जानते हैं कि किस तरह से देश के संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, सामाजिक और आर्थिक विषमता लगातार बढ़ रही है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को खोखला कर दिया गया है, सवाल पूछने वाला कोई है नहीं, वोट चोरी जैसी चीज़ें सामने आ रही। और कल का जो मुद्दा था वो वोट चोरी से रिलेटेड था कि इलेक्शन कमीशन, जिसको पूरी जिम्मेदारी है कि आप वोट चोरी को रोकेंगे, आप निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, आप अगर खुद ही उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं तो स्वाभाविक है कि युवाओं से आह्वान किया जाएगा। और युवाओं से आह्वान का कोई पहली बार नहीं है। ये अन्ना आंदोलन में भी तमाम चीज़ें थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आपने लिया, यहाँ तक कि निर्भया केस जब हुआ था तो उस समय पर भी किस तरह की चीज़ें
देश के सामने आई पर थी, वो आलोक सबने भाई देखा कहीं था। कभी रॉन्ग किसी नंबर ने नहीं डायल कहा तो कि नहीं कर सरकार रहे से हैं। एक कोई सेकंड, सवाल पूछता। युवाओं पर दांव लगाकर रॉन्ग नंबर डायल तो नहीं कर रहे हैं। और ये मैं किस लिए पूछ रहा हूं, 2019 में 40% युवा बीजेपी को वोट देते दिखाई दिए, उसके आधे 20% नहीं आपको यानी कि कांग्रेस को वोट दिया। और 2024 में भी हालात कितने बदले, मामूली लेश मात्र, 39% युवा बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ 21। अभी तो दोगुनी तादाद बीजेपी के साथ खड़ी है युवाओं की। देखिए, मुझे लगता है सब आंकड़े तो इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट है वोट्स का उसी के ऊपर आधारित हैं। एबीपी न्यूज़ के जितने आंकड़े हैं, और जब वोट चोरी ही हो रहा है और एक एक घर में 7-7, 5-5 हज़ार वोट बन रहे हैं, ये तो फिर इन सीएसडीएस का आंकड़ों आंकड़ा क्या दिया, महत्व चुनाव है? आयोग का आंकड़ा नहीं किसने दे रहा हूं किसको मैं। वोट डाला नहीं डाला, सीएसडीएस का आंकड़ा दिया मैंने, चुनाव आयोग का नहीं। लेकिन मैं फिर कहूंगा सीएसडीएस ने जो आंकड़ा दिया वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से तमाम आंकड़े लेकर या तमाम जो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स हैं उसी को आधारित मानकर एनालिसिस किया होगा। जब मोदी जी स्वयं बनारस में चुनाव हार गए, उनको इलेक्शन कमीशन ने बड़ी जबरदस्ती 1.5 लाख वोटों से जिताया है। कैसे जिताया है वो तो वोटर लिस्ट अगर फोटो रीडेबल मिल जाए तो पता चल जाएगा। यही तो देखिए, मुझे हताशा, लगता है ये खिसियाहट है क्या बहुत आप गंभीर लोगों विषय है वोट की? चोरी अभी का। आप जेंजी पुकार नहीं, रहे हताशा हैं। नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये के हताशा डूसू का चुनाव, अभी तो नतीजे आए, 3 सीटें तो जीत गई एबीवीपी, अध्यक्ष का भी, देखिए, मुझे सेक्रेटरी, लगता जॉइंट है- सेक्रेटरी, आपको तो पल्ले हाथ एक ही सीट मिली। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से 5 ईवीएम चेक हुई थी सुप्रीम कोर्ट में आकर करनाल की, और नतीजा एक सरपंच का भी बदल गया था, जिस दिन ये इलेक्शन कमीशन और ईवीएम हट जाएं तो पता चल जाएगा। अभी बैलेट पेपर से चुनाव उत्तराखंड में कराए थे इन्होंने, क्या हालत हुई थी, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था बिल्कुल पूरी तरह से। ये कहना कि कब कहाँ क्या होगा ये जनता के हाथ में, जनता तय करेगी। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि एसएससी का पेपर अगर लीक होता है, लोग युवा वहाँ जाते हैं तो उनको लठ क्यों मारे जाते हैं? 30 लाख से ज़्यादा रोजगार खाली क्यों पड़े हैं? किसान अगर हक मांगने राजधानी पर आता है, 700 किसान शहीद हो जाते हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? हर तरफ तो अनरेस्ट चल रहा है। मोदी जी भाषण देने चलते हैं तो लगातार हिंदू, तीसरी बार मुसलमान, केंद्र में भारत, बीजेपी पाकिस्तान, सरकार उसके कैसे अलावा- बनाने में कामयाब हो जाती है आलोक? ये मूल प्रश्न तो देखिए, रहेगा। वो फिर तो आप कह देंगे बस वोट चोरी कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जीत किया जा रहा है। पुलवामा का आज तक रिजल्ट नहीं पता। पुलवामा के नाम पर देश के प्रधानमंत्री ने निर्लज्जता के साथ वोट मांगा कि मैं युवाओं से कहूंगा कि पहला वोट जो है वो शहीदों के नाम पर दे दीजिए। मतलब देश के प्रधानमंत्री में इतनी लज्जा नहीं है कि आप फेल हुए हैं। नहीं, आप इसका दूसरा पहलू अपने ये भी हो देश की जाएगा रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसी के नाम पर आप कि वोट मांग युवाओं रहे हैं। में इतना विवेक नहीं है। युवा तो हमसे आपसे ज्यादा समझदार है, वो देख लेता है किसकी मंशा क्या है, किसके मन में खोट है, किसको देना वोट है। देखिए दोनों चीज़ें हैं। आज ज्ञान कहाँ से मिल रहा है युवाओं को? सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, गूगल से। वो वहाँ पर पूरी तरह से कब्जा बीजेपी का रहा है बहुत लंबे समय तक। अभी कुछ समय से युवा पलट कर इनको जवाब दे रहा है। आप देखिए, यूट्यूबर्स को जेल में डाल दो, यूट्यूबर्स के वीडियो डिलीट करा दो, अडानी 10 लाख पेड़ काटें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मीडिया हाउस नहीं उठाएगा। लेकिन राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करो। आज देखिए किस हालत में देश को पहुंचा दिया है। तो मतलब युवा ही कर्णधार बन गया है। युवा आगे इस व्यवस्था को ठीक करने वाला कैटलिस्ट बनने वाला है क्या? माधव आनंद, आपकी राय क्या है? ये युवा पर आ गई है लड़ाई सारी। और खास बिहार की बात करें, बिहार की तो औसत उम्र ही 22 साल है, सबसे युवा राज्य है भारत का। संदीप जी, पूरे भारतवर्ष में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है कि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ जेनजी जैसी वाली बातें करने की कोई आवश्यकता किसी को अगर पड़ रही है तो ये दुर्भाग्य का विषय है। और जहाँ तक बात राहुल गांधी जी के बयान या सोशल मीडिया पे जो उन्होंने पोस्ट किया, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, आलोक जी को बुरा न लगे, रिस्पेक्ट देते हुए, राहुल गांधी इमेच्योर पॉलिटिशियन है। वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, वो समाज सेवक भी नहीं है। तो वो इनकी बातों इमेच्योर हैं, को फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं। पूरी कतार क्यों खड़ी हो जाती है फिर माधव आनंद? राहुल गांधी ने एक बात कही, क्या कहा? देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी,
वो संविधान को बचाएंगे, हमेशा उनके साथ खड़ा हूं। मैं बता रहा हूं। तो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं राजनीतिक पिटाई करेंगे, निशिकांत दुबे कह रहे हैं उनके घर जला दिए जाएंगे, विजय सिन्हा कह रहे हैं वो तो अराजकता का प्रतीक है, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं उनके दिमाग की चोरी हो गई। अरे इमेच्योर आदमी हैं, अपरिपक्व हैं, फुल टाइम पॉलिटिशियन भी नहीं है, तो करने दो उनको उनकी राजनीति, परेशान क्यों हो जाते हैं आप? नहीं, सवाल यहाँ उठता है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं संदीप जी, और लीडर ऑफ अपोजिशन अगर इस तरह के उकसावे की बात करे, नहीं बेबुनियाद बातें करे। अच्छा, आपने ही आंकड़ा दिखाया संदीप जी, और मैं बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जिसका मैं सम्मान करता हूँ, आजकल मैं टीवी पे भी कम बैठता हूँ। आपने बड़ी गंभीरता से आंकड़ा भी दिखाया कि आखिर युवा पीढ़ी जिसको जेन जी कहते हैं, जेन जी को भी आपने डिफाइन किया। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को जेन जी का परिभाषा भी नहीं आता होगा, और उनको यह भी नहीं पता होगा कि जेन जी क्या है अगर असल मायने में देखा जाए तो। और आपने खुद आंकड़ा दिया कि 40% से ज्यादा युवा बीजेपी को जैसे वोट देने का काम किया है, चाहे वो 2024 की बात कर रहे हो या उससे पहले वाले इलेक्शन की बात कर रहे हो। तो लगातार देश के पर बंधा बंधाया वोट नहीं होता है युवा का, यही परेशानी है क्या? आपको भी तो 1000 रुपए देने पड़ गए ना। कल घोषणा की बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं को, पहले तो डंडे मारते घूम रहे थे, नौकरियां छीन रहे थे, अब कल 1000 रुपए देने की बात याद आ गई। मैं बताता हूं, विकास की कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हो रहा है तो किसी धर्म और जाति के लिए स्पेशली नहीं हो रहा है, समाज के सभी वर्गों के लिए हो रहा है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माधव भाई, रोज बरोज छात्र, वो सिर्फ संविदा कर्मी राजस्व विभाग के नहीं, नर्सों के साथ क्या हुआ, टेट, शिक्षक अभ्यर्थी, मतलब अगर मैं अभी वो बताने लगूं, पिछले 1.5 महीने में ही 13 से 14 बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं पटना में। युवा थे, नाराजगी का इजहार कर रहे थे। आप संदीप जी, मैं आपकी बात, ये जो जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं वो गंभीर विषय है, और एज ए युवा होने के नाते मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि एक जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो काम होना चाहिए पूरे देश में, निश्चित रूप से जो हम लोगों को आशा था उस रूप में नहीं हो पाया। लेकिन मैं यह भी नहीं कहता हूं कि सरकार गंभीर नहीं है। चाहे जितनी भी जो उद्योग व्यवस्था लगाने की बात हो, स्टार्टअप्स की जब हम लोग बात करते हैं, सरकार के तरफ से कितनी सारी योजनाएं जो चल रही हैं स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए। आज इंडियन स्टार्टअप्स जो है यूनिकॉर्न, एक स्टार्टअप्स नहीं है जो पूरे कॉर्पोरेट जगत से भी जुड़े रहे हैं। माधव आनंद, देखिए कोई और नेता कहता तो मैं बीच में टोकता भी नहीं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता, आपको समझ भी है। स्टार्टअप्स का 5 स्टार्टअप दुनिया भर का आंकड़ा है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। 5 स्टार्टअप खड़े होते हैं, 4 बंद हो जाते हैं। तो ये स्टार्टअप तो मत बताइए। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, कितनी स्किलिंग हुई भारत की पिछले 11 साल में? 1 करोड़ 36 लाख को स्किल दी, 22 लाख को नौकरियां दे पाए। गलत आंकड़ा तो नहीं बता रहा। संदीप जी, नहीं संदीप जी, मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश में विकास हुआ, मैं तो बहुत सारे कंट्री में जाने का मौका मिला और अभी भी मैं जाते रहता हूं, लेकिन आज जो प्रतिष्ठा भारतीयों को विदेश में मिलता है, और प्रतिष्ठा विदेश में इसलिए मिलता है कि भारत की प्रतिभा को लोग जो है सो लाइक कर रहे हैं। जो हम लोगों ने डंका बजाया, हर सेक्टर में बजाया, आज वहां हम लोग की पूछे बेड़ियों में वापस भेज दिए जाते हैं। वो एक अलग मुद्दा है। 81 करोड़ 35 लाख भारतवासियों को 5 किलो अनाज दिया जाता है, उसमें काफी युवा भी होंगे। 5 किलो अनाज के लिए उससे खुद नहीं कमा सकते 5 किलो अनाज भी। ये हालत, ये युवा की हालत है ना, एक तरह से पलटकर तस्वीर देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सरकार को जनहित में जैसे करना पड़ता है, चाहे अनाज देने की बात हो, चाहे बिजली देने की बात हो। कुछ चीजें ऐसे होती है जो सरकार के लिए हिंदू मुसलमान भी करना पड़ता है कि युवा धर्म में ये धर्म की अफीम ही चाट ले, हिंदू मुसलमान के खेल में घुस जाए, बाकी अपनी रोजी रोटी को भूल जाए। देखिए, हिंदू मुसलमान, मैंने तो हमेशा कहा कि विकास का कोई जाति धर्म से मतलब ही नहीं है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकास कर रहे हैं तो उसमें जाति धर्म मजहब को ध्यान में रख के विकास नहीं कर रहे हैं। अगर रोड बन रहा है, कारखाने लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, तो क्या उसमें क्या एक ही जाति मजहब के लोग यूज कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार, किसी की भी सरकार हो, मैं सरकार पे नहीं ठीक है माधव, प्रियंका, नौकरी सबको नहीं दी जा सकती। और भाई ये तो आंकड़ा है, युवा तो अभी भी बीजेपी के साथ खड़े हैं ना। आप कहाँ रॉन्ग नंबर डायल करते घूम रहे हैं?
संदीप जी, सबसे पहली बात ये है कि उन्होंने कहा ये कह रहे हैं हम अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। पहली बात, हमारे विपक्ष ने ये कहा कि जेनजी संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, पर ये क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश जी के घर में आग लगाएंगे, तो अराजकता ये फैला रहे। दूसरी बात, हमको एक पैरेलल एनालिसिस करना पड़ेगा, एक कंपैरेटिव एनालिसिस। लेट्स एनालाइज नेपाल का और बिहार का अभी परिस्थिति क्या बनी। इन्होंने कहा बहुत रोजगार मिल गया। नेपाल में 20% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन थी। अगर फिर मैं बिहार की बात करूं, हर चौथा हमारे यहाँ 34% आबादी गरीब परिवार है। 3 में से दूसरा जी, और दूसरा मैं बेरोजगारी की बात करूं, नेपाल में 12.5% आबादी बेरोजगार थी, और यहां अगर मैं बिहार की बात करूं, आप ही कल डेटा दे रहे थे 26%, मतलब हर चौथा जेनजी बेरोजगार है। पर बात ये, और इनफैक्ट नेपाल में हर चौथा पुरुष पलायन किया हुआ है, और यह लेबर मिनिस्ट्री का डेटा यहां पर बता रहा है अपने देश का कि 3 करोड़ लोग बिहार के बाहर नौकरी कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ भी वही परिस्थिति बनी हुई है। पर सवाल यह है कि हम ये जब कहते हैं जेनजी, तो हमको एक डिफरेंस देखना पड़ेगा। नेपाल में जो जेनजी ने किया, वो आग लगा रहे हैं, किसी तरीके का वायलेंस हो रहा है, पर बिहार में तो जेनजी मार खा रहा है, उनकी नौकरी जा रही, तो उनके ऊपर वायलेंस हो रहा है, उनका सर फोड़ा जा रहा है। एक तो नौकरी भी आप छीन लेते हैं, ऊपर से डंडे मार के उनका सर भी तोड़ देते हैं। सो देयर इज द डिफरेंस। फिर भी संविदा कर्मी, जो आपने ये टर्म इस्तेमाल किया, संविदा कर्मी का 7,500 लोगों का नौकरी चला गया। एक डेटा आज आपके सामने लेकर के आ रही हूं, संविदा भर्ती घोटाला जो बिहार में हुआ, बड़े इसके आंकड़े हैं। 50 पन्नों का लेटर लिखे थे आयकर विभाग के तत्कालीन प्रधान निदेशक रंजन कुमार किनको, तत्कालीन मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा को, कि संविदा भर्ती में एक घोटाला हो रहा है, इसमें सारे बड़े अधिकारी लिप्त है, सोने के सिक्के चांदी के सिक्के बांटे जा रहे हैं, और जिनको यहां पर संविदा में लाया जा रहा है उनसे घूस लिया जा रहा है। भरत शर्मा हमारे दर्शक है, सोनीपत वासी। हाँ प्रियंका, अगर नेता नहीं सुधरे तो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे हाल भी हो सकता है। अब ये दरअसल मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता सवाल से, हमारा बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका जैसा हाल नहीं है, पर आप वही तस्वीर पेश करके उकसा रहे हैं क्या युवाओं को? ये आरोप है आप पर बीजेपी की तरफ से। हम उकसा नहीं रहे हैं, हमारे यहाँ युवा इस तरीके से, आपने कहाँ देखा है संदीप जी कि कोई युवा किसी का घर जला रहा हो? भले भाजपा के सुब्रत पाठक जी कह रहे हैं कि राहुल जी और अखिलेश जी का घर जला देंगे, पर युवा घर नहीं जलाता, मार जरूर खा रहा। अग्निवीर स्कीम जब लेकर के आए थे, लोगों ने, युवाओं ने चक्का जाम किया, रेलवे तक जाम किया, कहाँ है लोग उसमें कोई बदलाव लाए? लोग उससे दर दर नहीं भटके। आप मतलब यूथ को आप आधे उम्र 4 साल 5 साल वो नौकरी कर रहा है, फिर आप उसको खत्म कर दीजिएगा, आप तो उसका पूरा भविष्य बर्बाद कर दे रहे हैं। पर सवाल ये है कि बेरोजगारी की जो दर है इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, पर यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। आप घुसपैठिया करते हैं, पर आप युवाओं की कंसर्न्स, आपके कंसर्न्स नहीं है, तो सवाल तो हम करेंगे कि आखिर आपके लिए मुद्दा क्या है? आपके लिए मुद्दा घुसपैठिया है, पर युवा नहीं है। दूसरी बात है, एक जुमला फेंके थे, बोले 1 करोड़ इंटर्नशिप हम देने जा रहे हैं युवाओं को। एक सवाल इनसे पूछा गया, जननायक यादव है, एक मिनट सुनिएगा, बांदावासी हैं, वो कह रहे हैं युवाओं की प्राथमिकता सुरक्षित भविष्य और रोजगार होगा, ना कि तात्कालिक रेवड़ियां। पर रेवड़ियां अभी बांटते हैं आप, असल चीज को एड्रेस किया जा रहा है। पहली बात कि 1,000 रुपया देना, आपको उसको स्थायी इलाज नहीं दे रहे हैं, अस्थायी तौर पर 1,000 बटे 2 फॉर्म भरने में 1,000 चला जाएगा। 2,500 देने की बात कर रहे हैं, और वो जो भी कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि क्या ये एक परमानेंट सोल्यूशन है? क्या इससे उसको नौकरी मिल जाएगी? क्या इसके परिवार सुधर जाएगा? क्या गरीबी से बाहर आ जाएंगे? कोई विमर्श कर रहा है, कोई चर्चा कर रहा है, कोई किसी ने प्लान दिखाई है क्या? घूम फिर के बात वही आ जाती है, पैसे दे देंगे। नहीं दिखाए, तेजस्वी जी दिखाए। हमारा पहले नारा ही यही है, दवाई कमाई पढ़ाई लिखाई सिंचाई कार्रवाई। इसमें बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं होता। आप कलम बांटते देखे तेजस्वी जी को, और हम यही बात करते हैं कि आप कितनी भी नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर लें, बिहार का मुद्दा कुछ और नहीं होने जा रहा है। हमको घसीट के लेके आएंगे नौकरी और बेरोजगारी के मुद्दे पर, क्योंकि जब एमएनसीज देने की बात होती है, टाइअप्स की बात होती है, इंडस्ट्री सेटअप करने की बात होती है, बिहार में कुछ नहीं आता, सब कहीं और किसी दूसरे राज्य चला जाता है, टेक्सटाइल पार्क हमारे पास चला जाता है। युवाओं को, एक मिनट, अब आदेश, ये जो राजनीतिक दंगल हो रहा है, आर पार हो रही है, युवा किस निगाह से देख रहा है इसे? यकायक युवा पर सब निगहबानी कर रहे हैं, नजरें इनायत कर रहे हैं। देखिए संदीप जी, एक बड़ा तबका है, मेरी आवाज इको कर रही है, थोड़ा ठीक कर दीजिए। हाँ, एक बड़ा तबका है, उसको सब टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकारें जो हैं वो इस देश के युवा को, जेनजी को और आम जनता को अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहती है।
उसका पहला बड़ा उदाहरण है कि 80 करोड़ लोग इस देश में सरकार से राशन लेकर रोटी खा रहे हैं। इसका दूसरा उदाहरण है कि हर राज्य की सरकारें जो हैं वो अलग अलग तरीके से कैश के माध्यम से महिलाओं को, युवाओं को, बेरोजगारों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने ये सोच समझ के ट्वीट नहीं किया है। एक स्ट्रैटेजी के तहत जेनजी को अपील की गई है कि हाँ, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। अब आप 2022 में चलिए, 2022 से राहुल गांधी लगातार इस वर्ग को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, जब वो टी शर्ट पहनते हैं, जब वो केरला में समुद्र में डीप डाइव करते हैं और बाद में उनकी एप्स दिखाई देती हैं, जब वो लद्दाख जाके KTM की यामा की बाइक चलाते हैं और जब वो बाइक ठीक करते हैं दिल्ली में, तो ये सारी चीजें हैं, ये एक स्ट्रैटेजी के तहत चल रही हैं। इससे एक टारगेट वोटर सेट करने की कोशिश की जा रही है, या इसको गिमिक्स के तौर पे देखता है? नहीं, मुझे लगता है कि युवा जो होता है ना, वो एक जगह आकर्षित नहीं रहता है। वो 2014 में उसने भर भर के वोट दिया मोदी जी को, 2019 में वोट दिया। अब मुझे लगता है कि युवा को जो सबसे बड़ी चीज चाहिए, जो युवा 2014 में 8 साल का, 9 साल का था, वो आज 19 साल का, 20 साल का हो चुका है। उसकी पहली प्राथमिकता है कि उसको रोजगार चाहिए, जिससे उसका घर चले, जिसकी उसके महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सके। अगर वो बाइक खरीदना चाहता है तो बाइक खरीदे, उसकी सपने में है कि मैं कार परचेज करूंगा। तो हर युवा के एक सपने होते हैं, आज उसके सामने उसको पूरा करने के लिए दिक्कत है और उसमें तो सबसे बड़ी समस्या है, संकट चाहे वो क्या सब इस बात इंस्पेक्टर का है राजस्थान आदेश, अगर मैंने सरकार आपकी का- बात सही रीड की है, कि युवा के मन में क्या हलचल चल रही है, इसकी था लेने की कोशिश है कि ये कहीं उबल ना जाए। जो अभी प्रेशर कुकर की बात दिमाग कर रहे थे, फट ना जाए युवा कहीं। दोनों तरफ से अपने तरीके से एड्रेस किया जा रहा है युवाओं को। नहीं, उन्हें उनके मन में या उनके सामने एक उम्मीद जगाई जा रही है कि मैं हूं आपके लिए, मैं आपकी बात रखूंगा, मैं आपकी बात को उठाऊंगा। क्यों वोट चोरी की बात में जेनजी को लेके आए? क्योंकि राहुल गांधी ये बात कहना चाहते हैं इस देश की जनता को कि आपके पास इस देश के सारे संस्थानों पर सरकार का कब्जा है, लेकिन जो आपके पास एक वोट का अधिकार था, वो वोट भी आपकी नहीं रही है, वो तो भी जहां आप चाहते हो वहां नहीं जरिया बना रहे हैं युवाओं को एड्रेस करने के लिए। मनोज काका, थोड़ा सा आज कम वक्त रह गया है, उसके लिए माफी चाहूंगा, पर जो मैंने पहला सवाल किया है कि सिंहासन खाली करो, जेनजी आती है, यही सवाल थोड़ा सा संकट दे रहा है क्या सभी राजनीतिक दलों को? तभी इतना प्यार उबलने लगा युवाओं को लेकर। देखिए, युवाओं का तो, युवाओं ने तो हमेशा, हम तो उसी राजनीतिक विचारधारा के हैं। डॉक्टर लोहिया ने इसी को अपने पुराने जमाने में ये कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं, और उसी को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं। सवाल ये है कि जो बात दिनकर ने कभी कही थी, उसी बिहार में ही कही थी कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज फाड़ इठलाती है, और तो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो जनता ये जानना चाह रही कि सारी प्रतिभा केवल जय शाह में ही है। जेनजी जो 1997 के बाद जो पैदा हुआ है, हम आप तो मिलेनियम में आएंगे, आप तो जनरेशन एक्स में आएंगे, मैं तो जनरेशन वो एक्स जानना हूं। चाह रहा है। और इस देश, हाँ, तो आप तो एक्स के हैं, अब पता नहीं ये बातें रविशंकर को पता है कि नहीं। पॉलिटिकल पिटाई कर रहे हैं, पॉलिटिकल पिटाई तो उनकी बीजेपी ने कर दिया कि गालीबाज बना के छोड़ दिया है केंद्रीय मंत्री के बाद। अब ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाए कि इस देश की ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि इस देश की 3% आबादी के पास 50% आबादी के पास सिर्फ 3% संसाधन क्यों है? ये सवाल पूछा जाएगा। ये सवाल पूछा जाएगा कि 1% वो कौन लोग हैं जो देश के 40% संपत्तियों पर जिनका कब्जा है। वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के लोग होंगे, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। ये सवाल जो रूस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति, दुनिया में जितनी क्रांति, एक हमारे और दर्शक है, मैं थोड़ी गहरी बात मनोज एक दर्शक है त्रिलोकीनाथ मिश्र, ये दानापुर वासी हैं, बिहार के हैं। वो कह रहे हैं वोट चोरी मुहिम को आशा के अनुरूप समर्थन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए राहुल गांधी अब युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हर राजनीतिक दल का, हर व्यक्ति का वो काम होता है कि युवाओं को एड्रेस करें। हम युवाओं को क्यों ना एड्रेस करें? क्योंकि हमारा विमर्श लैपटॉप देने का है, हमारा विमर्श उन्हें आईपैड देने का है, मोदी जी का और योगी का विमर्श उन्हें पाखंड और सांप्रदायिकता के पीठ पर ढकेलने का है। ज्योतिरादित्य का बेटा क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष रहेगा और हमारे बच्चे क्रिकेट बोर्ड तक जा नहीं पाएंगे, स्टेट लेवल तक खेल नहीं पाएंगे, उनके साथ तमाम तरह का भेदभाव। जो रूस की क्रांति हुई, जर्मन जहां भी हुई, वहां सत्ता पर कुछ सामंत और कुलीन लोग थे, उन्हीं के खिलाफ हुई। तो और परिवारवाद तो आपकी पार्टी में आ भी है, ये तो कभी इस
इस दाग को तो नहीं धो पाएंगे आप। समाजवादी पार्टी हर दाग को, आज समाजवादी पार्टी में जितने दलित, ओबीसी और ईबीसी के अध्यक्ष सांसद कौन है, हैं, किसी कमान किसके राजनीतिक हाथ में दल रहेगी, इस तरह सवाल के- वहां होता है ना, बाकी कार्यकर्ता तो ठीक है। हमारे यहाँ अध्यक्ष कोई भाई RSS पूछा ना के माधव ऑफिस से आनंद नहीं ने, होता है, मनोज जनता काका क्यों चुनती नहीं है, हो जनता सकते जिस राष्ट्रीय दिन- अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के? भाई जिस दिन अगर हम काबिल होंगे, हमको हमारे कार्यकर्ता डेलीगेट्स जिसको चुनते हैं वो होता है। हमारे यहाँ अच्छा अध्यक्ष का चलिए, चुनाव चुनाव होता है, हो उसमें जाएगा, पारदर्शिता पर रहती ये है। मैं चुनाव आपको को साधारण लेकर ये सिर्फ बिहार तक तो महदूद नहीं होगा। अब ये जो विमर्श शुरू हुआ है युवाओं को रिझाने का या युवाओं के सरोकारों की बात, अब तो ये दूर तलक जाएगी। दूर तलक जाएगी, दूर तलक जानी चाहिए, और बहुत ही देखिए ऑब्वियस सा टारगेट है। और अब ज़रूर ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी पहले से कोशिश कर रहे थे। कोशिश ऐसे नहीं होती संदीप, अगर आपको कोशिश करनी है तो आपको डायरेक्ट कोशिश करनी पड़ती है, सीधी कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश में आप सबको शामिल नहीं कर सकते इस तरीके की कोशिशों में, और मुझे लगता है कि ये बहुत ऑब्वियस चॉइस है। और एक तरीके से नेपाल ने दिखा दिया है, ये एक रास्ता खोल दिया है इन नेताओं के लिए, खासतौर पर युवा नेताओं के लिए, रिलेटिवली युवा नेताओं के लिए, क्योंकि उसमें भी लोग नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर हम देखें कुछ संकेत मिल रहे हैं। 71 देशों में सरकार विरोधी आंदोलन, 30 में सक्रिय आंदोलन अभी चल रहे हैं। यानी कि असमानता, देखिए मैंने असमानता की बात की, और विलास, राजशाही विलास सत्ताधारियों का, भ्रष्टाचार, वो एक सवाल युवा के मन में कौन ने लगाया क्या? बिल्कुल भ्रष्टाचार। मैं जो आपको बता रहा था, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो पूर्व सांसद हैं बैरकपुर से, वो तो साफ कह रहे हैं कि खून के बिना भ्रष्ट शासन खत्म नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल का युवक कब जागेगा, हम इंतजार कर रहे हैं। वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, जगह जगह उन पर केस फाइल हो गए हैं कि वो तो क्या मुख्यमंत्री की हत्या करवाना चाह रहे हैं। तो आपको भी, यानी सत्ता पक्ष को भी ये समझ में आ गया है, वहां के भी लोगों को समझ में आ गया है कि युवा हैं, उनसे संवाद करना है, उनसे सीधा संवाद जरूरी है। बिल्कुल। और आपने जो वो प्रेशर कुकर वाली एनालॉजी ड्रॉ की, भाई ये कहाँ फटेगा, युवा उसके मन में क्या है, उसके मन में हलचल क्या है, इसी को लेकर अब राजनीतिक हलचल इतनी तेज हो गई है क्या? और ये विमर्श क्या लंबा चलने वाला है? मुझे लगता है बहुत लंबा चलने वाला है। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।